नमस्कार। आप नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रमोद कुमार जी पर चल रहे एकाग्र की यह पांचवी कड़ी है। पूर्व में हमने शर्मिला जालान जी को सुना, संजय गौतम जी को सुना, प्रीति सिंघी जी ने प्रमोद जी की दो कहानियों सीसौ और आखेट का पाठ किया और कल बालेश्वर राय जी को सुना। आज हम एक बेहद खास शख्सियत को सुनने जा रहे हैं, प्रयाग शुक्ल जी को। दोनों की मित्रता से हम सभी भली भांति परिचित हैं और जब दो शब्दकार, दो सर्जक मित्र होते हैं तो वह संबंध बहुस्तरीय संबंध बनता चला जाता है। निजी और निजेतर कई चीजें साझा होती है और लिखने पढ़ने में, उन पर बातचीत करने में, तमाम तरह के विमर्शों में, वाद विवादों में शिरकत करने में, हर जगह वे अनुभव, वे दृष्टियां काम आती हैं। उनका एक महत्व होता है। चाहे पत्र पत्रिकाओं में छपी हुई कहानियों पर चर्चा हो, चाहे जो और उस समय के, उस दौर के लेखक हैं उनकी रचनाओं पर बात हो, और जो कुछ खास संपादक गण उस समय बेहद सक्रिय रहे उनकी बात हो, इन सब पर कहीं न कहीं वे दोस्त लगातार अरसे तक संवादरत रहे आपस में। तो ऐसी कई चीजें हैं, ऐसे कई वृतांत हैं, कई प्रसंग हैं प्रयाग शुक्ल जी के पास जो हम उनसे सुनेंगे, जिनमें प्रमोद कुमार तो आएंगे ही और वह पूरा दौर भी आएगा। 60 के बाद बेशक ये लोग मिले, मगर इनके मिलने की जो शुरुआत है वह और पहले से होती है, एक दूसरे की रचनाओं को पढ़ने को लेकर। सन 1962 में भारत चीन का युद्ध होता है और उसके 2-3 वर्ष बाद संभवतः ये लोग दिल्ली में मिलते हैं, प्रयाग शुक्ल जी और प्रमोद कुमार जी। मगर जैसा मैंने भी कहा कि एक दूसरे की रचनाओं से, एक दूसरे की सक्रियताओं से ये दोनों भली भांति परिचित थे। तो आइए हम प्रयाग शुक्ल जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रयाग जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। जी, आवाज आ रही है प्रयाग जी? आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और मित्रगण जुड़े हुए हैं। आप का एक बार धन्यवाद जनसुलभ पुस्तकालय की पूरी टीम की ओर से और तमाम देखने वालों की ओर से कि आपने समय निकाला और आज हम आपके माध्यम से प्रमोद कुमार जी के कुछ एक चुनिंदा पक्षों पर बातचीत कर पाएंगे। तो शुरुआत क्यों नहीं शुरुआत से ही हो और उस दौर में चले जब आप पहली बार मिल रहे थे, या इसे जी। हम कुछ संशोधित करते हुए यह आपसे पूछें कि एक दूसरे की रचनाओं को पढ़ने का सिलसिला आप दोनों का कब शुरू हुआ और फिर भेंट मुलाकात प्रत्यक्ष रूप से कब हुई? प्रयाग जी। अर्पण जी और सभी श्रोताओं को जो हमसे जुड़े हुए हैं आज, मेरा नमस्कार है। मैं सोच रहा हूँ कि ये कितना अच्छा है ये कार्यक्रम आपका, जिसके जिसमें आकर कई बार आकर मैंने अपने बहुत सारे मित्रों को याद किया है, पुरानी स्मृतियों को संजोया है। तो सच पूछिए तो मुझे जब भी संसुलभ का निमंत्रण मिलता है तो मैं उसको तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि वो कार्यक्रम जो आप करते हो वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मेरे जीवन से जुड़े होते हैं वो लोग। इसको अपना भाग्य ही मानता हूँ। ये पिछले 60-70 वर्षों का, मैं 82 का हूँ और ज़ाहिर है कि 18 वर्ष के से लिखना शुरू किया था।
तो 17-18 बरस की उम्र से। तो बहुत लंबी यात्रा कह लीजिए, ये कह लीजिए वो दौर है। और सचमुच में ये आपने सही कहा था कि इतने लेखक, कवि, संपादक, कलाकार, रंगकर्मी इस दौर में ये बहुत स्वाभाविक था कि मिलते, हम बातें करते, किसी न किसी रूप में एक-दूसरे से जुड़े रहे। पर आज का प्रसंग थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा आत्मीय और गहरा है। कारण ये है कि हमारी जो सचमुच की मित्र मंडली बनी एक, वो बड़ी मंडली थी। बड़ी मंडली से अर्थ में थी कि बहुत आत्मीय थी वो। बहुत ही एक-दूसरे की चिंता करने वाली, एक-दूसरे को पढ़ने वाली, एक-दूसरे से चीज़ों का साझा करने वाली। अब सच्चाई तो देखिए ये है कि वे दिन बहुत कभी-कभी दूर के लगते हैं। अब जब मैं बात करता हूँ 1960 की, तो आप मानो 60 साल तो वैसे ही हो जाते हैं, 62 साल। और ये उन्हीं दिनों की बात है जब कृति पत्रिका निकली थी और श्री श्री नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा उसके संपादक थे। बाद में कांता पित्तीवीर से जुड़ी थी। उस दौर में भी मैं लिखता रहा। पर वो जो दौर था हम लोगों को कृति में लिखने का, वो 59-60 का है। उन्हीं दिनों मेरी कविताएँ छपती थी वहाँ, मेरे अनुवाद छपते थे और हम लोग सोचकर अच्छा लगता है, भले आज वो चीज़ें हमको बहुत कच्ची-पक्की लगें, पर उस पत्रिका ने हमको बहुत सारे काम-काज करने के अवसर दिए थे, नई खिड़कियाँ खुली। तो इस पहले तो इसकी याद करूँगा, प्रबोध की याद के साथ कि वो जो कृतिमंडल बना था, उसका हमारी मंडली बहुत गहरे अर्थों में कृतिमंडल से जुड़ी। अब हमारी मित्र मंडली जो बनी, ये कहें जो जिसमें से एक सदस्य या 2 सदस्यों को मैं नाम से जानता था, ये सभी को, लेकिन मिलना केवल एक से हुआ था उसके पहले, अशोक सेक्सरिया से। अब अशोक सेक्सरिया दिल्ली आ जाते हैं और जो दिल्ली आ जाते हैं, तो वहाँ से उनका एक और मित्रमंडल बनना शुरू होता है। जो लोग वहाँ दिल्ली में हैं उस समय, तो पहले तो उस मित्रमंडल की याद करता हूँ, उन सदस्यों की याद करता हूँ, प्रबोध की याद खास तौर पर करता हूँ। ये जो हमारी मित्रमंडली थी, इसमें अशोक सेक्सरिया, महेंद्र भल्ला, प्रबोध कुमार, जितेंद्र कुमार और मैं इसके कह सकते हैं आप कि बहुत सक्रिय सदस्य थे। मतलब अक्सर मिलने वाले, बातें करने वाले, एक-दूसरे को पढ़ने वाले। अशोक वाजपेयी भी, वो भी हमारी इस मंत्रिमंडली से जुड़े हुए थे। कमलेश जी थे। कमलेश जी से तो हम लोगों का बहुत गहरा रिश्ता रहा। प्रबोध का तो मुझसे भी ज़्यादा रहा, कमलेश जी, प्रबोध जी का। और अशोक का तो सबसे अधिक रहा। हमारे सारे मित्रों में प्रबोध कुमार का रिश्ता सबसे सघन रिश्ता इन 2 लोगों से रहा, बल्कि 3 से कहना चाहिए। अब धीरे-धीरे लग रहा है कि सचमुच ऐसा ही तो था। अशोक सक्सेरिया से तो उनकी मित्रता आजन्म आज रही। जब तक दोनों रहे, शायद ही कोई ऐसा दिन बीता होगा जब इन दोनों के बीच में कोई वार्तालाप ना हुआ हो। चिट्ठी-पत्री से, संवाद से, एक-दूसरे को संवाद भेजने से। और महेंद्र के साथ भी बहुत घना रिश्ता था प्रबोध का। कमलेश जी के साथ तो था ही, बल्कि कमलेश जी उनके कुछ ऐसे पक्षों के बारे में जानते थे और बाद में हम लोगों से शेयर किया करते थे, जिनके बारे में हम लगभग नहीं जानते। जैसे कमलेश जी ने एक बार बताया था कि प्रबोध का जो काम है नृतत्व शास्त्र पर, जिसके वो प्रोफेसर भी रहे और जिस क्षेत्र में प्रबोध का बहुत बड़ा काम-काज है, जिससे हम परिचित नहीं, मैं भी परिचित नहीं और हिंदी संसार तो नहीं ही। एक बार कमलेश जी ने बताया तो मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ कि शायद प्रबोध का नाम उस सिलसिले में, उस कार्य क्षेत्र में काम करने के कारण नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्तावित हुआ। वैज्ञानिकों को बहरहाल ये मंडली थी, ये रिश्ते थे। जितेंद्र कुमार भी उनसे बहुत गहराई से जुड़े थे। उसके 2 कारण थे, क्योंकि जितेंद्र दिल्ली में तो रहते नहीं थे। बाद में कभी आए थे फरीदाबाद में जब का ट्रांसफर हुआ था, तब वो और उनकी पत्नी निर्मला जी ज़रूर रहे थे दिल्ली में या दिल्ली के पास कह लीजिए। और अब तो फरीदाबाद दिल्ली ही बन चुका है, एनसीआर में। तो लेकिन वो सबसे पहले जानते थे प्रभु। जितेंद्र सागर में पढ़ा।
और सागर में प्रबोध की क्योंकि माता-पिता का घर था। इस घर को मैंने भी देखा एक बार, किसी संयोग से ही। मेरी इच्छा हुई कि प्रेमचंद के की बेटी का वो घर है। अब देखिए, ये भी अब सहेज ही याद आ गई। ये लोग जानते ही हैं, उसमें याद दिलाने की बात नहीं है कि प्रबोध का एक परिचय तो ये भी बराबर से रहा और लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता था कि हम उस युवा साथी के साथ बैठे हुए हैं, तो हम भी तो युवा ही थे, 24-25 साल के, जो प्रेमचंद का नाती है, प्रेमचंद की सगी बेटी का बेटा। ये बात तो मन से जाती नहीं। जैसा कि जब श्रीपत जी के साथ हम बैठते थे तो नहीं जाती थी, मतलब श्रीपत जी मतलब प्रेमचंद के बड़े सुपुत्र, जिनसे मेरा बहुत गहरा घना संबंध रहा, उन पर लिखा भी है, वो हमारी भेंट रही। अब ये बात मैं प्रबोध के संदर्भ से भी याद कर रहा हूँ, या उन दिनों के संदर्भ से याद कर रहा हूँ, इस मंडली के संदर्भ से याद कर, जहां से प्रबोध से हमारा रिश्ता और घना शुरू होता है और घना बनता है। तो इस बात की बहुत अच्छी याद। प्रबोध को तो मैं देखिए कह चुका हूँ कि हम लोग एक ही पत्रिका में लिखते थे, एक दूसरे के लेखन से परिचित थे। प्रबोध की कहानी जब छपी थी आखेट, तो एक हिंदी संसार में बड़ी हलचल हुई थी और हलचल मचाने लायक वो कहानी थी। और आज भी अगर उसको आप पढ़कर देखें कि वैसी विधि, वैसी भाषा, वैसे छोटे वाक्य, वैसे संकेतों में कही गई बातें, ऐसी सूक्ष्म संकेतों में कही गई बातें जल्दी से नहीं मिलती पढ़ने को। तो उस कहानी ने एक हलचल मचाई। फिर प्रबोध की बाकी कहानियां आती गई, उनमें से ज्यादातर वही छपी। और प्रबोध की वो कहानियां हम पढ़ते थे। मैं बता चुका हूँ कि अशोक सक्सेना जब दिल्ली आ गए और मैं भी दिल्ली आ गया, कल्पना में आप लोग जानते हो कि मैं कल्पना में 23 बरस की उम्र में पहुंचा था। और वहाँ एक दिन बैठे बैठे लगा था, क्योंकि इन्हीं मित्रों के कारण, बल्कि इस मित्र मंडली का मेरे जीवन में इस रूप में भी योगदान है कि महेंद्र भल्ला चिट्ठी लिखते थे, अशोक जी चिट्ठी लिखते थे कि हमने ये कार्यक्रम देखा, हमने लोहिया को सुना, या कि हमने रविशंकर जी का सितार सुना, हमने यामिनी कृष्णमूर्ति का नृत्य देखा, हमने अलकाजी साहब के नाटक देखे किए हुए, ये कोई नाटक देखा, आदि आदि। कृष्णा सूक्ति जी से मिले, निर्मल से मिले, राम कुमार से मिले। तो एक दिन मुझे लगने लगा कि इनसे मैं यहाँ बैठे हुए कल्पना में सबकी चीजें आती थी, सब उसमें लिखते थे, और वहीं से मेरा सबसे भी परिचय होना शुरू हुआ था। पर लगा एक दिन कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मैं युवा हूँ। अब मेरे सारे युवा साथी देखिए, ये महेंद्र भल्ला, ये प्रबोध कुमार, ये अशोक सिसोदिया, ये जितेंद्र कुमार कभी कभी दिल्ली आने वाले, दिल्ली की दुनिया में इस तरह से शरीक, और मैं उससे बहुत दूर बैठा हुआ हूँ हैदराबाद। मैं तो इन सबसे वंचित, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ इनके बारे में, कभी कुछ छपता है कहीं, या मित्र लोग जो लिख देते हैं। तो एक दिन लगभग कल्पना में 10 महीने रहने के बाद मैं तय करता हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ। ये प्रभु से इसका बहुत गहरा संबंध है मेरे दिल्ली आने का, इसलिए भी ये चीजें याद कर। तो मैं दिल्ली आ जाता हूँ। अब जैसा कि होता है, आई एम फ्रीलांस, आई हैव नो फाइनेंशियल सपोर्ट और सपोर्ट ऑफ दैट मैटर ऑफ एनी काइंड। इमोशनल डिसीजन है, मैं आ गया। और मैं कभी इस दोस्त के साथ रहता हूँ, कभी उस दोस्त के साथ रहता हूँ। एक दिन राम कुमार जी को पता चला, से उनसे भेंट होती है, वो मुझे जानने लगे थे कहानी लिखने के कारण, और हम भी उनको कहानी के रूप में तब ज्यादा जानते थे। हमसे हमारा उनकी चित्रकला की दुनिया से मेरा परिचय तब नहीं हुआ। मैं 22 बरस का था जब राम कुमार जी कलकत्ता आए, और वहाँ हम साथ साथ रहे थे, घूमे थे उनके साथ। और मुझे तो मैंने अपने को बड़ा ब्लेस्ड महसूस किया था। ये देखिए इतना बड़ा चित्रकार, तो जानते ही थे कि बड़े चित्रकार, तब भी राम कुमार जी का काफी नाम हो चुका था 62 में। और वो इतने बड़े कहानीकार हैं जिनकी कहानियों पर मैं और अशोक सिसरिया सचमुच घंटों बातें किया। कल्पना में छपी हुई कहानियों पर, कृति में कुछ छपी हुई कहानियों पर, उनके चित्रों पर, जिनसे कृति सजती थी। तो आज सोचकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये दौर मैंने देखा और जिया है।
क्योंकि ठंड के दिन है, आपको सच बताऊँ तो आजकल मेरी या किसी भी सभी की शायद ऐसी स्थिति होगी कि आप ज़्यादातर समय घर में हो, मैं तो बाहर भी निकल पड़ता हूँ और वहाँ पर भी सब बहुत सारी चीज़ें याद आती रहती हैं। लेकिन जब घर में होता हूँ, तो इन ठंड के दिनों में मैं पाता हूँ कि स्मृतियाँ भी मेरे लिए कलाओं बनती हैं। हीटर भी चल रहा है और ये भी चल रहा है जो इस समय मेरे साथ हो रहा है। प्रबोध की याद कर रहा हूँ, उस दौर की याद कर रहा हूँ। आप उस ताप का अनुभव आप भी थोड़ा बहुत कर रहे होंगे, जो मुझे सिर्फ़ इन मित्रों की याद से वो ताप मुझ में आ रहा है, कुछ आँच आ रही, बहुत गहरी आँच। तो बहरहाल तो रामकुमार जी कहते थे, "कहाँ कहाँ यहाँ वहाँ रहते रहते हो?" मतलब ठीक इन्हीं शब्दों में नहीं, का आशय था बहुत जैसे व्यक्ति थे वो आप जानते हो बहुत शालीन, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा किसी अपनी ढंग की भाषा में कि अगर तुम चाहो तो मेरे स्टूडियो में आकर रह सकते हो, जब तक तुमको कमरा ना मिल जाए। अब ये बहुत बड़ा ऑफ़र था। सच पूछिए तो उसने मेरा जीवन बदला। कि 24 साल का व्यक्ति राम कुमार जैसे एक जाने-माने कलाकार जो पेरिस हुआ आया है, जो रज़ा के साथ पेरिस में रहा है, जो अकबर बदमसी का मित्र है, जो जो इन सबको जानता है और जो इसको बहुत मानते हैं और कुछ जो दूसरी पीढ़ी इनकी इन्हीं की पीढ़ी है थोड़ी जो आगे पीछे अय्यर मेहता, गायतोंडे ये सब उनके मित्र हैं और श्रीपद राय उनके मित्र हैं, प्रेमचंद जी के बेटे, अमृत राय उनके मित्र हैं, दोनों बेटे प्रेमचंद और उनका यूरोप की स्केच नाम की उनकी किताब आ चुकी है। वो पेरिस में रहकर लौटे हैं, दिल्ली में उनकी प्रदर्शनियाँ होती हैं, तो तब भी एक हलचल मचती, तो उनके स्टूडियो में रह रहा हूँ। ऐसे ही ठंड के दिन थे, अगस्त में मैं दिल्ली आया था, ये बात कभी सितंबर-अक्टूबर की होगी, जब मैंने उनके वहाँ रहना शुरू किया था और अपना बिस्तर ले गया था छोटा-सा, इतना ही सामान वहाँ रख सकता था और था भी मेरे पास का। तो वो बिस्तर है, रज़ाई है और मैं रामकुमार जी के स्टूडियो में रात को सो रहा हूँ और दिन को आते हैं 10 9-10 बजे और चले जाते हैं 1 बजे करीब। 2 चाबियाँ, एक मेरे पास, एक उनके पास। अब ये भी देखिए तो क्यों याद किया मैंने और स्मृतियों की बात की और उनके आँच की बात, क्योंकि वो भी हमारा एक फिर अड्डा बन गया। शाम को जैसा होता है मित्रों का कि बियर पीने की इच्छा हो रही है, बैठने की इच्छा हो रही है, एक-दूसरे से मिलने की इच्छा हो रही है, तो वो सेंट्रल प्लेस तो वही था, कनॉट प्लेस से कुछ ही दूरी पर। तो सब मित्र मुझसे आग्रह करते थे, "चलो तुम्हारे वहाँ चलते हैं।" अब रामकुमार जी के आने से पहले रात को हम सब साफ कर देते थे कि कोई सिगरेट पी रहा है, बियर के कैन्स पड़े हुए हैं, हैं? तो प्रबोध बैठे हैं, अशोक ससेरिया बैठे हैं, महेंद्र बल्ला बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हैं? और हम चर्चा कर रहे हैं। पता नहीं क्या-क्या बातें कर उस तरह की हमारी ये मंडली थी और उस तरह के हम साथी। अभी देखिए इस मंडली का एक बड़ा सुंदर वर्णन सूक्ति जी ने किया। हम अश्मत में जो लेख मेरे ऊपर लिखा है सूक्ति जी ने, उसकी शुरुआत ही हमारी मंडली से हुई। वो शाम जब सूक्ति जी और हम मिलते हैं हम लोग, जिसमें प्रबोध है, अशोक हैं, मैं हूँ, इस समय ध्यान नहीं है कि मैं थे कि नहीं इसमें, पर हम 3 तो हैं, क्योंकि हम तीनों का बड़ा ज़िक्र है और हम तीनों के रिश्ते भी उसमें प्रकट होते हैं, कि कौन किसकी ओर देखकर कैसा मुस्कुरा रहा है। अब सुक्ति जी को तो आप जानते हो, मतलब उस लेख को खुद मैं 10 बार पढ़ सकता हूँ, अपने को पहचानने के लिए, अच्छा मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा सोचता था। इतनी गहरी दृष्टि थी, तो उनकी इन किताबों में तो बहुत साफ व्यक्तियों के बारे में, लेखक मित्रों के बारे में और जहाँ से हमने ये भी पहचाना, उसकी भी याद कर लेता हूँ। अभी एक पोस्ट मैंने किया था, जब मैं जम्मू जा रहा था और अचानक वहाँ एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर मृदुला जी और अनामिका और गीताश्री मिल गईं, तो हम सब एक-दूसरे को देखकर खुश हो गए। तो उस समय मैंने इस चीज़ की याद की है कि कैसे लोग लिखे हुए संस्मरणों से पहले हमने जाना था, ये रिश्ता क्या होता है, ये बिरादरी क्या होती है। उस बिरादरी
कि आँच कितनी गहरी हो, हम क्यों खुश हो जाते हैं दूसरे को देखकर। 6 महीने भेंट हो, साल में हो, 2 साल में हो और लगता है कि हमारे कल ही तो मिले। भरोसा बढ़ता जैसे आज प्रबोध को याद करके कितना अच्छा लगा, भरोसा बढ़ रहा है। ये ऐसे दिन, ऐसे लोग, है ना? तो आप देखो, तो ये तो प्रसंग वहाँ फिर बहुत सारी घटनाएँ इसमें जुड़ती चली जाती। कि इन जिन लोगों का मैंने नाम लिया राम कुमार जी के मित्रों का कि कहाँ ढूँढे तैयब से, उन दिनों की मेरी जिनकी आज बड़ी चर्चा है कई कारणों से। प्रयाग जी, हाँ, प्रयाग जी, वो जो उन्होंने लिखा है कृष्णा सोपती जी ने, हम जी, हशमत में, और हाँ, बद्री विशाल पित्ती जी आपका हाँ, इंटरव्यू ले रहे हैं, हाँ, कल्पना में नियुक्ति जी, करने का इंटरव्यू। हाँ, सही वह सही है। हिस्सा भी हम हशमत में दर्ज है, तो क्यों न उसका हाँ, एक हिस्सा मैं यहाँ पर पढ़ दूं, फिर अरे उसमें आप आप पढ़ कुछ देंगे तो और। बहुत बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, क्योंकि बद्री विशाल जी की भी रोज याद करता हूँ। इन्हीं मैंने कहा जी ना, इन्हीं लोगों की आज के सहारे चल रहा हूँ। बिल्कुल, ये बेहद ठंड का मौसम है, मैं स्वयं उसका शिकार भी हूँ, और कई लोग परेशान चल रहे हैं। कहीं सूरज दिखता नहीं है, ये हालत है आजकल गोरखपुर में और कई हिस्सों में। तो मैं वह हिस्सा पढ़ता हूँ। जी, ज़रूर पढ़िए। जी जी, पढ़ रहा हूँ। आपका चुनाव कर लेने पर, रुकिएगा और थोड़ा इधर से पढ़ता हूँ। हाँ, वे कृष्णा सोप्ती कैसे लिखती हैं साथियों, यह देखिएगा। फिर आप उसमें जोड़िएगा प्रयाग जी। प्रयाग हाँ, के बारे में एक चुटकुला मशहूर है। कलकत्ता छोड़ प्रयाग पहुंचे हैदराबाद। प्रयाग ने बीच में ही टोका, वहां पहुंचने के लिए रुपया तो आप ही से लिया गया था। सुनिए, प्रयाग पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए बद्री विशाल जी के कार्यालय में। प्रश्न पूछे गए, उत्तर दिए गए, कुछ मुश्किल, कुछ आसान। प्रबंधकों को लगा एक सुशिक्षित साहित्यिक रुचि का प्रार्थी मिल रहा है, कल्पना के लिए उपयुक्त रहेगा। मन ही मन चुनाव कर लिया और अपने निर्णय को कुछ इस तरह रखा। आपका चुनाव कर लेने पर हम आपको 150 रुपया मासिक और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देंगे। क्या इसको लेकर आपको। मुझे बद्री विशाल जी जीवन भर छेड़ते रहे। मजा लेते थे इसका वो बहुत। जी जी, तो सुनाता हूं। आपका चुनाव कर लेने पर हम आपको 150 रुपया मासिक और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देंगे। क्या आपको स्वीकार होगा? प्रयाग बोले, जी नहीं। कुर्सी से उठकर कहा, कुर्सी से उठकर कहा, मुझे यह मंजूर नहीं। बद्री विशाल जी ने कलकतिया लड़के को दिलचस्पी से देखा। बद्री विशाल जी ने कलकतिया लड़के को दिलचस्पी से देखा। अपनी बात कहिए, क्या चाहते हैं? मैं 175 रुपए से कम न लूंगा। बद्री विशाल पित्ती जैसे प्रबंधक ने जरूर मन ही मन इस निर्णय को सराहा होगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आप कल्पना में आज से नियुक्त हैं। आपके शामिल होने से हमारा संपादक मंडल युवा हो जाएगा। कृष्णा सुप्ती आगे लिखती हैं अंतिम पैरे में, हशमत और प्रबोध, जिन पर हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रबोध कुमार जी, हशमत और प्रबोध मिलकर प्रयाग को छेड़ने लगे। दोस्त, तुम चुप्पे ही नहीं, अक्लमंद भी हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि अनुभवी व्यवस्थापक की गुंजाइश को तुम इतना भर ही खींच सकते थे। प्रबोध होठों में मुस्कुराते रहे।
प्रबोध मौन रहकर भी संवाद करने की क्षमता रखते हैं। हमने सही किया कि वे आंखों ही आंखों में प्रयाग से कह रहे थे कि दोस्त, हम तुम्हारे इस कर्तव्य से प्रभावित हैं, पर कमा से कम 200 तो मांग लेते, मांग लिए होते। तो यह मित्रों, हम हशमत भाग 2 से साभार है, कृष्णा सोपती की पुस्तक जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। जी, इसमें कुछ जोड़े और इस बातचीत को थोड़ा और दिलचस्प नहीं, बनाए इसमें अपनी ओर से। इसमें जोड़ना इतना ही है कि कल्पना छोड़ने के बावजूद बद्री विशाल जी से मेरा आजीवन संबंध रहा। आप जानते ही हो, दिल्ली आते थे तो बड़े प्रेम से मिलते थे। उन्होंने भी लोहिया से मुझे मिलवाया और लोहिया जी के साथ 4 बरस बीते मेरे, मतलब उनकी मंडली में जन्म के बहुत कुछ मिला लोहिया जी से, विचारों के स्तर पर, पढ़ाई लिखाई के स्तर पर। और वो फिर मुझे सौंपते भी थे कि इस अंक में तुमको ये लिखना है लोहिया जी। बहरहाल, तो बद्री विशाल जी पर तो आप जानते हो, फिर मैंने कल्पना का आशय निकाला और उन बद्री विशाल नाम से ही पुस्तक निकाली उनको प्रणय देने के लिए। और वहीं मेरी मुलाकात हुसैन से हुई थी। तो इसलिए याद कर रहा हूँ कि फिर हुसैन से फिर मेरी मुलाकात होने लगी, तो राम कुमार जी के स्टूडियो में आते थे। बहरहाल, इसमें जोड़ना इतना ही है कि सोपती जी ने बड़ी सुंदर तरीके से लिखा है। तभी मैंने कहा था कि शायद वो इतनी सूक्ष्म तरह से चीजों को देख रही थी और उसको एंजॉय भी कर रही थी, और बाद में उन्होंने लिखा भी। तो ये सुंदर प्रसंग हैं जीवन के। और ये ये भी इस याद आ रही है जो आपसे याद कर लेनी चाहिए। मैंने अशोक जी पर बोलते हुए, अशोक सिंधरिया पर बोलते हुए इसकी याद की थी कि देखिए, इस मंडली की एक दूसरे के लिए चिंताएं क्या थी। कि वो, मैं जब कल्पना जा रहा था तो उसमें मेरे पिता का व्यवसाय तो डूब चुका था, वो गांव चले गए थे। मैं कलकत्ते में रह रहा था, अपने एक मित्र के पास ट्यूशन करता था। तो अशोक जी को लगा कि ये हैदराबाद पहुंचे कैसे, ये हैदराबाद जा रहा है। तो उन्होंने अपने मेरे भाई से कहा कि प्रयाग को तुम 100 रुपए दे दो, उसको शायद जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी ये मित्र मंडली थी। और ऐसे ही हमने जो बात आपसे कही, जो आज भी चल रही, मैं नहीं कह रहा वो खत्म हो गई, कभी खत्म नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कि ये उन्हीं दिनों की बात है। आज भी हमारे बहुत सारे युवा लोग इस स्थिति से गुजर रहे होंगे, एक दूसरे के आपसी सपोर्ट से। इस मामले में हमारी बिरादरी बड़ी सुंदर है। लेखकों, कवियों, कलाकारों, वो कई कारणों से बड़ी सुंदर है। क्योंकि देखिए, अब ये बात शेयर कर लेता हूँ क्योंकि आजकल इन चीजों पर भी सोचता रहता हूँ कि बाकी क्षेत्रों में आप पाओगे कि मिलने जुलने के, बात करने के जनरली अवसर बहुत कम होते हैं। कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में है, कोई रेलवे में है, कोई और कहीं है, कोई किसी ऑफिस में है, कोई किसी दुकान में है, कोई बैंक में है। तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों के पास इतने अवसर नहीं होते। वो बिरादरी भी उस अर्थ में इतनी बड़ी नहीं होती। वो होती है, उनकी भी अपनी बिरादरी बनती है, ऐसा तो अभी तो समाज चलता है। और ये वहां से हमको भी बहुत कुछ मिलता है, जीने का, जीने के बारे में सोचने का। पर ये सच्चाई है कि जो दुनिया हम लोगों को मिलती, उसके कारण हम बड़े धनी हो जाते। इस बात की मुझे याद याद क्यों याद आ रही, अभी आपने थोड़ी देर में देख लिया, इन प्रसंगों में देख लिया। राम कुमार है, सोती जी, सेन है, हमसे पहले की पीढ़ी, निर्मल है, और हम लोग हैं। और हमारे ये रिश्ते हैं कि हम राम कुमार के स्टूडियो में बैठ करके बियर पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं। तो मैंने छोड़ दी, 2000 तक तो पीता रहा। तो बहरहाल, और हाँ, ये भी याद आ रही, एक रात में सचमुच ऐसा हुआ कि हमारे, मैंने पाया कि वहां तो राम कुमार जी के बगल में एक बंगाली सज्जन भी रहते थे। ऊपर नीचे दुकानें थी, फिश, मतलब ये मछली बेच, मछली बिकती थी एक दुकान में, जैसे दुकानें थी नीचे, वो गोल मार्केट वाले के स्टूडियो। और तो एक बंगाली बाबू थे, उनकी उसमें आग लग गई और उन्होंने अपनी रजाई लाकर बाहर फेंक दी। तो कुछ हम लोगों को भी लगा, मैंने कहा क्या हो रहा है। पूरा दरवाजा मेरा खुला था, मैं बाहर निकल कर गया और देखा कि ये हो रहा है। अब मुझे बड़ी चिंता होने लगी कि राम कुमार जी का स्टूडियो है, मैं इसका रखवाला हूँ एक तरह से, कम से कम रात में, और ये क्या हो रहा है, कहीं आग लगेगी क्या। खैर उन्होंने मुझे शांत किया, उन्होंने कहा नहीं, इतनी बड़ी कोई घटना नहीं है, मैं, हम कोई एम्बुलेंस भी नहीं बुलानी, हम तुम मिलकर इसको बुझा लेंगे।
जो आज की बात आपसे कर रहा था, उस प्रसंग में ये भी याद आ गई। तो बहरहाल फिर ये होता है कि प्रबोध से मिलने का सिलसिला बना ही रहता है। वो शायद उतना न बनता अगर श्रीपत जी दिल्ली रहने ना आ जाते। वो शाम भी अच्छी तरह आज याद है, वो जगह भी याद है, होटल का नाम भूल गया हूँ। ये जो दरियागंज के पास, दिल्ली गेट के पास होटल था, तो श्रीपत जी ने जब वो मकान खरीद लिया या खरीदने वाले थे, तो प्रबोध से उन्होंने कहा, अरे सभी दोस्तों को लेकर आ जाओ। मुझे तो वो जानते थे, पर श्रीपत जी से मैं भी उस तरह से कभी मिला नहीं था आत्मीय ढंग से। एक बार जरूर उनसे मिला था इलाहाबाद में, जब मेरे भाई वहाँ कहानी पत्रिका में चले गए थे और मैं भी वहाँ गया था, तो श्रीपत जी से मिला था, तो मुझे घर भी ले गए थे। पर उस तरह की भेंट की, जैसे कि इन लोगों को ले आओ, मेहनत को ले आओ, अशोक सुसरिया को ले आओ, सबके नाम वो जानते थे और मुझे तो जानते ही थे, क्योंकि 18 साल की उम्र में मेरी कहानी छाप चुके थे, सड़क का दोस्त। 18 साल की उम्र में ही मेरी कहानी सड़क का दोस्त छपी थी, कहानी में। और दो लड़के नाम की कहानी छपी थी कल्पना में। बद्री विशाल जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था जब मैं वहां पहुंचा। उनको लगा, कम मुझे बोले वो कि मैंने सोचा था कम से कम तुम 40 के तो हो गया। तो ये अच्छा, मैं वो एक पैंट पहने हुए एक लड़का जो 24-23 साल का है, वो 20 साल का लगता था। और कल्पना जैसी पत्रिका में। पर उनको ये भी याद था कि इसके तो हम चीजें छाप चुके हैं 58 में, और ये मुझसे 63 में मिल रहा है। तो बहरहाल, तो पत्रव्यवहार भी बीच में था, उन्होंने उसके बाद कोई भी चीजें छापी होंगी तो इसका स्मरण नहीं है। पर इसका बहुत अच्छी तरह स्मरण है कि दो लड़के नाम मेरी कहानी और एक कविता बद्री विशाल जी ने 58 में छापी, मतलब कल्पना के संपादक। तो फिर वो श्रीपत जी दिल्ली आने का निर्णय लेते हैं और हम लोग उनसे, ये सब मित्र मिलते हैं जाकर उनके होटल में, बड़ी अच्छी शाम। श्रीपत जी दिल्ली आकर रहने लगते हैं R7 हौज खास। तो वो चूंकि नए नए वहां रहे, बाधित रहे, लगातार रहे। फिर पहले वहां रहे, फिर सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में रहे, और फिर श्रीपत जी मुझे इतना चाहने लगे कि हर सप्ताह में उनके 2-3 दिन उनके साथ मेरी शामें बीतती। और R7 हौज खास में तो बहुत बीती। तो प्रबोध के पास चाबी रहती थी। प्रबोध, इसमें याद नहीं आ रहा कि वह रहते थे, जैसे जैसे श्रीपत जी चले जाते थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई शायद पहले हॉस्टल था जहाँ वो रहते थे, जहाँ मैं कभी गया नहीं, ये कहाँ रहते थे। पर R7 हौज खास में जब श्रीपत जी नहीं रहते थे, मान लीजिए इलाहाबाद गए, तो प्रबोध हम लोगों से कहते हैं कि अरे इस रविवार या शनिवार को हम सब वहाँ मिलते हैं R7। तो R7 में अशोक सिकसरिया, प्रबोध, मैं, रमेश गोस्वामी, वो भी हमारी मंडली, मित्र मंडली में भीतर से बाहर से शामिल थे। और उनके पास भी बड़ी यादें हैं हम सब। तो रमेश भी कभी आ जाते थे हमारे साथ, या शायद हर बार। तो ये सिलसिला है। फिर प्रबोध के परिवार से परिचय होता है, कि भाई बहनों से, माया से परिचय होता है, माया उनकी बहन प्रबोध से, जो जिनके लिए हम सब में मानते थे और आज भी लगता है कि हाँ वो पूर्ण सुंदरी, और बहुत ही अच्छी उनकी प्रेजेंस थी। फिर ये भी देखिए संयोग बनता है कि वो जिनसे विवाह करती हैं, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती हो जाती, मराठी भाषी। तो और हम लोग फिर इस मतलब प्रबोध के पूरे मंडल से जुड़ते जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये सब भी खुलता है, जिसके बारे में हम जानते हैं पर इस रूप में नहीं जानते थे कि भाई ये अमुक हैं, ये अमुक हैं, इनका रिश्ता हमारा क्या बनता है, इन दो परिवारों का। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का परिवार और प्रेमचंद जी का परिवार, क्योंकि तो ये तो खैर खैर सबको पता है। सुभद्रा जी की बेटी सुधा जी, वो का विवाह हुआ अमृत राय जी से, और वो दोनों ने मिल करके, दोनों ने नहीं, सुधा ये सुधा जी ने पूरी किताब ही लिखी है, मिला तेज से तेज और क्या किताब। तो बहरहाल सब फिर परिचय होता ही चला गया कि अच्छा ये विजय चौहान है, उनसे प्रबोध का ये रिश्ता है, ये कहानीकार हैं। और हम हमको विजय चौहान की कहानी बहुत अच्छी लगती थी, उनको भी मैं मिला। तो देखिए रिश्ता किस तरह से फैलता चला गया। फिर मैं जिसकी भी याद आ रही है कि 1984 में जब मैं आयोवा इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम के लिए अमेरिका गया, मतलब आयोवा सिटी में गया, और शहरों में घूमा, शिकागो गया, न्यूयॉर्क गया। तो उन्होंने ही खर्च दिया, आयोवा इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम वालों ने।
कि आप $1300 आप देते हैं हम घूमने के लिए। अब जहाँ-जहाँ आप जाना चाहो, जहाँ ये जितने में आप घूम सकते हो इन पैसों। तो मैं शिकागो गया, मैं वाशिंगटन गया। वाशिंगटन में उस समय विजय चौहान रह रहे थे और ये भी याद पड़ता है कि अ, उनके बड़े भाई, हाँ, उनके बड़े भाई की शायद पत्नी अब उन दिनों आई नहीं थी, बीमार थी और एक शाम विजय चौहान के साथ वहाँ बिताई थी। फिर प्रबोध को लेकर बहुत बातें, परिवार को लेकर। तो देखिए वो कितना फैला हो, आज याद करने बैठूँ, तो ये सब R7 हौज खास, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, ये बमपोर्टगंज 6 नंबर का जहाँ जो श्रीपत जी का और बगल में अमृतराज जी का मकान, और फिर जिसके बारे में हमारे हरीश द्विवेदी जी ने एक दिन अमृतराज जी पर बोलते थे, क्या सुंदर तरीके से पीरियड को उन्होंने भी याद किया है। तो ये रिश्ते बनते ही चले, जुड़ते ही चले, जिसमें से जिसको कहते हैं ना कि प्लेसेस एंड पीपल, वो लोग, वो जगहें, वो सब याद आते। और फिर इनमें लंबे अंतराल भी आते ही हैं, ऐसा थोड़े कि आप रोज मिल रहे हो। प्रबोध से भी मेरा संबंध उन्हीं दिनों का है जब रोज मिलने वाला, जिस समय का वर्णन सुक्ति जी ने किया है। फिर प्रबोध का अपना एक क्षेत्र बनता है, मेरा अपना एक बनता है कामकाज का। दिनमान में कभी कभी भेंट होती है, हम लोग अपना भागते दौड़ते, वो दिन तो बड़े, वो दौर जैसे उसको भी याद करनी चाहिए, दौर ही अलग था। और हमारे मित्र विनोद भारद्वाज और मैं जो बचे हैं उस सक्रिय हैं उस मंडली के, वो त्रिलोक दीप जी निर्माण के संपादक मंडल के, हम लोग अक्सर उन दिनों की उस दौर की भी याद करते हैं। तो उसमें ये था कि इतनी भाग दौड़ कि हम फिल्में भी देख रहे हैं, नाटक भी देख रहे हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया में भी कुछ करना चाह, मतलब कभी भी चले जाते हैं कि हॉकी का मैच भी देख रहे हैं। तो वो ऐसा दौर था, नाटक और फिल्में तो देख ही रहे हैं। तो फिर हमारी दुनिया थोड़ी बदल जाती, प्रबोध दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगते हैं और कभी-कभी भेंट होती है और हम लोग इस दुनिया में इतना ज़्यादा चले गए हैं कि भेंट होती पर वैसी नहीं। फिर देखिए, फिर एक लंबा अंतराल आता है, फिर दूसरा अंतराल भी आता है, तो वो खत्म होता है और फिर राष्ट्रीय नट विद्यालय में पहुँचता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद, नवभारत टाइम्स छोड़ने के बाद। 98 में मैं छोड़ता हूँ नवभारत टाइम्स और बजाज भाई और देवेंद्र राज अंकुर मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ले जाते हैं कि हम पत्रिका शुरू करना चाहते हैं, आप इस पत्रिका को निकालिए। वो दिन भी बहुत अद्भुत। फिर वहां प्रबोध फिर से आने लगते हैं, ये देखिए कारण कि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सेंट्रल प्लेस में, प्रबोध गुड़गांव से जब दिल्ली आते हैं किसी काम से तो उनको मेरी याद आती। तो फिर वो एक दूसरा प्रसंग बनता है कि हम फिर वहां फिर से मिलने लगते हैं, तो फिर प्रबोध आते हैं, मैं चाय मंगाता हूँ, खुश हो जाता हूँ कि फिर हम उसकी पुराने दिनों की बातें करते हैं। प्रबोध कम बातें बोलने वालों होते हैं, बोलते तो अक्सर हम ही लोग, जैसे सब चीजें लिखा भी है। फिर वो देखिए वो जगह भी याद आती है, राम कुमार जी प्रबोध को बहुत चाहते थे, तो प्रबोध से फिर मेरी कई बार मुलाकात कहाँ होती, राम कुमार जी के मथुरा रोड वाले घर, जहाँ मैं दिनमान के रास्ते में वो पड़ता था, तो मैं फिर हम लोग बसों भी तो चलते थे। ये इस दुपहिया भी मेरे पास बहुत बाद में आया और जो गाड़ी है भाई तो बहुत बाद में आई। तो मैं उन दिनों की याद करता हूँ कि कैसे मैं पहुंचता हूँ अचानक राम कुमार जी के यहाँ, ये 2 दिन कभी भी बीच में, तो देखता हूँ प्रबोध वहां बैठे हुए हैं। अच्छा वो ये भी देखिए, जो सुक्ति ने लिखा भी वो ठीक लिखा, राम कुमार जी बहुत कम बोलते थे, पर ये भी तो सच्चाई है कि अगर आपने गहरी आत्मीयता, तो एक संवाद आपके मन में चलता रहता है दूसरे के लिए, जिसको दूसरा नहीं सुन पाता। अब देखिए इस प्रसंग में दूसरा किस्सा आ गया, वो साझा करता हूँ, वो बड़ा दिलचस्प है। ये हमको ठीक याद नहीं है, शायद रामपाल विजय वर्गीय जी ने सुनाया था। वो वात्स्यायन जी और राकेश दास से जुड़ा हुआ है। तो वो बोले कि ये लोग कोई प्रदर्शनी देख रहे थे, तो इनको लगा कि ये सब बड़े लोग हैं, राकेश दास जी, अकेश जी, ये बातें करेंगे प्रदर्शनी के बारे में तो हम सुनेंगे। लेकिन वो पाते हैं कि ये तो दोनों की बात ही नहीं कर रहे, बस काम देख रहे हैं, एक दूसरे की ओर रह रह कर देख लेते हैं और फिर अलग अलग दोनों आगे बढ़ जाते हैं, कभी साथ हो जाते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इन्होंने शायद राकेश दास जी से नहीं पूछा
और शायद अज्ञे से पूछा कि हम तो आप बड़ी आशा में थे कि आप बात करोगे, हमको कुछ मिलेगा। अज्ञे ने देखिए क्या सुंदर उत्तर दिया। बोले नहीं, बातचीत तो हमारी लगातार चल रही थी प्रदर्शनी देखते हुए, पर वो आपको सुनाई नहीं पड़ी। दूसरा कैसे सुनेगा? उनमें तो बातचीत चल रही है। अब जैसे देखिए, मैं अब एक बातचीत आप लोगों से इस समय कर रहा हूँ, जो आपको सुनाई पड़ रही है। एक बातचीत मेरी इसी समय प्रभु से चल रही है। मैं खाली कहने के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि याद करने का क्या अर्थ होता है? अशोक सिक्सेरिया से दिन में मेरी कई बार 10 बार बात। और बात कैसे? स्मृतियां हैं, कोई प्रसंग याद आ गया, खाली उनकी याद आ गई, तो बात ही तो है। इसको दूसरा तो नहीं सुन रहा ना। कोई बैठा भी तो नहीं सुनेगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो बात चलती है हमारी, जब भी कोई प्रसंग आता है। आप देखिए ना, जब लमही का विशेषांक आया और मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें शर्मिला जालान ने, मैंने कहा देखो शर्मिला, इतनी यादें हैं, मैं अब नहीं लिख पाऊंगा उस तरह से। जैसे आज बोलने में फिर भी आसानी, सब याद कर पा रहा हूँ, पर आप सोचो कि मैं सब लिखने बैठा हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, उनको कैसे समेट। ऐसा नहीं कि वो असंभव काम, एक जमाने में हम लोगों ने किया, अभी भी करते हैं। संस्मरण है मेरी स्मृतियां बहुत तेरी किताब में, बहुत से लोगों पर है। साझा समय में श्री वज्रराय पर उसी ने एक लेख है, अज्ञे पर है साझा समय नाम मेरी किताब में, सुजा पर है, हुसैन पर, रामकुमार पर। रामकुमार और हुसैन पर तो किताबें ही अब आ गई मेरी। तो ये है। अब देखिए, तो फिर कहानियों की याद आती है प्रबोध की, जब किताबें छपी संजय भारती ने, आलू आंधारी, देखिए वो भी कितना बड़ा प्रसंग। हम फिर इससे एक तरह से जुड़ जाते हैं। मैं कलकत्ता जाता हूँ तो अशोक जी एक दिन से कहते हैं, हम लोग कलकत्ता जाने का मतलब अशोक सुसेरिया से मिलने का भी उत्साह, कि वो अभी एयरपोर्ट या हावड़ा स्टेशन पे पहुंचे हैं। और क्या लोग थे बताइए, आज कोई विश्वास नहीं करेगा। मित्रों के बीच में अभी भी वो होता होगा, मैं नहीं कहता कोई संभव चीज है जो जमाने में होती थी वो आज नहीं हो रही होगी, मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि आज भी वो जारी है। मित्रता का फिर अर्थ ही क्या रह जाएगा। लेकिन हमारे समय में एक दिन में क्या पाता हूँ, जब हम हवाई यात्राएं नहीं करते थे तो हम हावड़ा स्टेशन ही पर उतरते थे। उस जमाने में जब घोड़ा गाड़ी चलती थी, मतलब 70 के आसपास आसपास तक चलती रही, तो मैंने क्या देखता हूँ, अशोक जी मुझे लेने आ जाते थे। कई बार बताते थे, अपन को लिखता था कि मैं ट्रेन से आ रहा हूँ अशोक सिक्सरिया। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, अभी सब मित्र मंडली की बातें हैं, तो मैंने उतरा मैं, अशोक जी ने देखा कि मेरे पास, जैसा उन दिनों ट्रॉली बैग तो होता नहीं था, वो एक छोटी सी कोई एक चमड़े का, मान लीजिए कोई और चीजें थी, तो उन्होंने, वो सूटकेस था, तो मैंने नीचे रखा प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने उठाकर उसको रख लिया। फिर मैं थोड़ी देर बाद पाता हूँ उसको उन्होंने सिर पर रख लिया। आप कल्पना करो उस दृश्य की। मैं तो खुद चकित हो गया कि वो मुझसे उम्र में बड़े 6-7 साल, और मुझे अनुजवत भी मानते थे, अब मित्र तो हम थे ही। वो बालेश्वर जी कहते हैं, मैंने उनसे एक दिन पूछा था कि कोई और था आप जिसने देखा हो जो अशोक जी को डांटता भी रहा हो? तो थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले कि नहीं, मैंने किसी और को नहीं देखा जिस तरह से अशोक जी को आप डांट देते हो, मतलब डांट देते हो, प्रेम से कुछ भी कह देते हो, उनकी किसी बात पर नाराज होकर, खुश होकर। तो ऐसा रिश्ता था। फिर मैंने अशोक जी से कहा कि नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये दे दीजिए। तो बोले नहीं। वो और आगे बढ़ गई, जैसे होता ना कोई दौड़ने लगा कि कहीं मुझसे ले न ले। फिर हम वहां जाकर घोड़ा गाड़ी तय करते थे। फिर बाद में ट्राम वाला आया, युग आया। तो उस युग की बातें हैं ये। अब देखिए, आज सोच करके सब कितना, जिस आज की बात मैंने कही थी, मैं कहाँ पहुंच गया। कलकत्ता के उस जमाने में, मैं कलकत्ता के इस जमाने में पहुंच गया जहाँ शर्मिला है, जहाँ अलका सरावगी जी, जहाँ बालेश्वर जी हैं, जहाँ संजय भारती। तो बहरहाल जब संजय भारती ने, अर्पण जी ये ठीक चल रहा है, मैं बोलता रही, कोई विराम लो। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। जी जी। तो और मैं, इस बहाने वह, देखिए यही तो बहाना भी है प्रयाग जी, कि हम एक शख्सियत के बहाने उस पूरे दौर को ही पुनर्प्रस्तुत करने की एक कोशिश करते हैं। और अभी हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं।
बाल कीर्ति जी जुड़ी हुई हैं, उदय भानु पांडे जी, महेश दर्पण जी, शर्मिला जालान जी, और कुछ एक के नाम लेता हूं, और सभी की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बंटी शर्मा जी, संजय गौतम जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजू प्रसाद, सुरेंद्र अंकुश, महाशय जी, रजनी रानी, और तमाम लोग, कईयों के नाम नहीं दिख जी, पाते। जानकर अच्छा लग रहा है। राजेंद्र उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। तो ये सभी लोग आपको एक तरह से मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं, क्योंकि अभी महेश दर्पण जी ने यह बात लिखी भी अपनी प्रतिक्रिया में कि यह एक मौखिक इतिहास है जो प्रयाग शुक्ल ही संभव कर सकते हैं। तो मैं उस कमेंट को फिर से यहां पर रख रहा हूं। महेश दर्पण जी लिख रहे हैं, यह एक तरह से उस समय का मौखिक इतिहास है, ऐसा प्रयाग जी ही संभव कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम अपनी उस विरासत को, उन पूर्ववर्ती पीढ़ियों को, उनके बीच की जो रचनात्मक साझेदारी रही, उनको समझ सके। और हर कोई अपने हिसाब से चीजों को ग्रहण करता है, मगर जो अच्छी चीजें हैं, और ज्यादातर आपके अनुभव बतला रहे हैं और कई बार आपने उन चीजों को साझा किया है कि किस तरह से एक बेरोजगार युवक, कम उम्र का लड़का, कलकत्ता से लेकर हैदराबाद और दिल्ली तक पहुंचता है, और तमाम उससे बड़े बड़े लोग कैसे उसके साथ मैत्रीवत भी है, सहयोग भी कर रहे हैं, और वह सहयोग भी कुछ कहकर या कुछ उसको दबाकर नहीं किया जा रहा है, बड़े ही सहज भाव से। तो ये सब ऐसे मूल्य हैं जिनकी आज भी जरूरत है। आज कहीं ना कहीं वह नैकट्य कमा है, वह गर्माहट भी कमी है। लोग अनजाने ही और अनावश्यक रूप से ही कहूंगा मैं, प्रतिद्वंदिता के भी शिकार हो जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष भी है। तो खैर, वो अलग प्रसंग है। तो हम वापस आपको ही सुनते हैं। और जो बाद में पत्नी बनी, उनकी जीवन संगनी बनी, उनको तो आपने पढ़ाया है, ललित सिया जी को, तो उस पर भी तो बात करें, वो आप भूल रहे हैं अभी। मैं उसमें भूल अब, हाँ फिलहाल भूल गया था, लेकिन अब ये मुझसे बात करने ही वाला था। अब देखिए जो बिरादरी, अब कैसे संजय बनती है भारती चीजें। संजय भारती भी जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए कैसे बनती है वो बिरादरी, और बिरादरी क्या क्या कर, वो बड़ा, कभी कभी तो मैं इसे विश्वास करने लगा हूँ, ये क्या सृष्टि की तरंगे कुछ है जो एक दूसरे से इस तरह मिलवाती, जो कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था। क्योंकि अलीसिया देखिए, तो पोलैंड से आई थी हिंदी बांग्ला पढ़ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो अलीसिया से मेरी एक दिन भेंट होती है, क्योंकि मेरी बहन भी तो पढ़ रही थी वहीं, एमए कर रही थी अंग्रेजी। तो वो उससे पूछती है कि मुझे कोई हिंदी पढ़ा देगा, मतलब पेड ट्यूशन। तो मेरी बहन मेरा नाम लेती कि हाँ मेरा भाई कुछ लिखता भी है, और वो वैसे तो कोई प्रोफेसर नहीं है, प्राध्यापक नहीं है, लेकिन पढ़ा तो सकता है तुमको, बेसिक से बता ही सकता है, तो तुमको सिखा सकता है हिंदी। तो अलीसिया का मैं ट्यूटर बन जाता, सप्ताह में 2-3 दिन को पढ़ाने का। अब ये तो मैंने सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन ये होगा कि अलीसिया भी दिल्ली आ जाएंगी, फिर वहां प्रबोध भी होंगे, और मैं उन दोनों को मिलवाऊंगा, और फिर वो विवाह कर लेंगे। अलीसिया की मेरे पास करीब 15 चिट्ठियां अभी हैं, मैंने उनको संभाल कर रखा है। वो मित्र भाव वाली चिट्ठियां हैं, एक दूसरे के लिए हित चिंता करने वाली चिट्ठियां। उनको चिंता होती है कि मैं हैदराबाद चला गया हूँ, तो मैं वहां, मेरा जीवन ठीक चल रहा है ना। अलीसिया भी, मतलब ये कह सकता हूँ कि केयरिंग, जितना मैं जानता हूँ जमाने की बात कर, एक्सट्रीमली केयरिंग पर्सन। तो वो फिर मुझे हैदराबाद में चिट्ठियां लिखती हैं, मैं उनको लिखता हूँ, और फिर मैं दिल्ली पहुंच जाता हूँ। एक दिन क्या देखता हूँ कि जब मैं अलीसा को ही पहले बताता कि मैं दिल्ली आ गया हूँ, तो कहती मैं भी तो दिल्ली में हूँ, वो भी खबर देती। तो फिर हम मिलते हैं, और एक दिन शायद, देखिए अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो वो जनपथ में एक कैफे था, शायद ये हैंडलूम बोर्ड का,
तो वहाँ मैं और अलीसिया बैठे चाय पी रहे हैं। थोड़ी देर में वहाँ वो जगह हम लोग कभी-कभी सब मित्र लोग भी जाते थे। तो मैं देखता हूँ प्रबोध चले आ रहे हैं। प्रबोध से मैं अलीशा का परिचय कराता हूँ। अब दूसरा संयोग ये बनता है कि प्रबोध वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में और अलीशिया भी किसी न किसी प्रसंग से दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं, अपने शोध कार्य या से जो भी वो यहाँ करने आई, मतलब साहित्य की दुनिया में, भाषा की दुनिया में। साहित्य की दुनिया में वो नहीं। पुलिस के ही उनका वो था, लेकिन हिंदी भी उन्होंने सीखी, बांग्ला भी सीखी। तो प्रबोध से अब उनकी भेंट तो मुझसे ज़्यादा भेंट होने लगी, क्योंकि वो दोनों वहीं हैं कॉफ़ी हाउस में। फिर एक दिन पता चलता है, प्रबोध मुझे बताते हैं, अरे मुझे अलीशा से मित्र, जैसे कोई मित्र दूसरे मित्र को बताता है, मैं से कहता हूँ बहुत अच्छा है, ये देखिए कहानी। अब ये जो चीज़ें कैसे होती हैं, तो मैं आजकल तो सचमुच मानने लगा हूँ कुछ मामलों में, कि क्या सृष्टि की ऐसी कोई तरंगें हैं, जो व्यक्तियों को इस तरह मिलवाती हैं, जो परिवारों को मिलवाती हैं, परिवारों के संबंध बनाती हैं, लेखकों की ऐसी एक बिरादरी बनती है। अब हमारी देखिए लिखने पढ़ने वालों की, कलाकारों की बिरादरी में इतनी चीज़ें ऐसी हुई कि वैवाहिक रिश्ते हैं, भाईचारे के रिश्ते हैं, वो पारिवारिक रिश्ते हैं। अब ये देखिए, अभी कल भी मैं परसों भी किसी से कह रहा था, ऐसी बार में, हाँ, विनोद जी और हम लोग बैठे हुए थे, आए विनोद भारद्वाज, मैं और नरेंद्र पाल सिंह, कि अ, जब मैं दूर से देखता था कि एक बार दूर से देखा इन लोगों को, मैं बाहर 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 से आया, तो थोड़ी देर सचमुच दरवाजे के बाहर खड़ा रह गया, शीशे की काँच की दीवार के पास। तैयब मेहता, सकीना, रामकुमार जी और विमला जी बैठे हुए। क्या बातें कर रहे हैं आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रहा। उन चारों लोगों के बैठने मात्र से जो बॉन्डिंग बन रही, वो मैं नहीं भूला कभी। ये गज़ब है। चारों लोग बैठे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी आपने ईर्ष्या देश की बात की ना, अब थोड़ा बहुत मनुष्य में तो देखिए, थोड़ा बहुत तो उससे कोई भरी शायद पूरी तरह नहीं हो पाता, नहीं हो पाता होगा। तो बिल्कुल भी ऐसे लोग देखे जिनको नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी मित्र मंडली ऐसी ही, इसका बड़ा गर्व है यार। कोई ऐसा प्रसंग याद नहीं आता कि किसी को कुछ के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो दूसरे को अच्छा ना लगे। नहीं तो संभव ही नहीं था कि हम लोग इस तरह से चल पाते, कि मैं कृति में और लिखता रह सकूं, कि श्री गांधी से ज्यादा अशोक सिसरिया सोच रहे हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो। अब देखिए, 20 साल की उम्र में आज सोचकर रोमांच भी होता है और अच्छा भी लगता है, जिनको हमने बाद में जाना, उन पर काम किया। 20 बरस का था, मैंने जीवनानंद दास, मलरते से का अनुवाद किया, कविता। फ्रांसीसी कवि पिकासो और ब्राग के मित्र। तब तो मैं कला पर लिखता भी नहीं, पर ये मालूम था कि ये इनके मित्र रहे हैं, अपोलिनेयर। अब वो सब भी आकर्षण उसी जमाने में बीज रूप में पड़े। तो मैं अपोलिनेयर की कविता का अनुवाद करता हूँ। अभी बहुत दिनों से मेरे पास प्रतियां ही नहीं है, इतनी जगह भी नहीं थी हम सब संभाल कर रख सकते। तो अभी मालूम नहीं वो कैसा अनुवाद था, क्या था, पर वो एक अनुवाद उसकी कविता का भी किया था अंग्रेजी। तो ऐसे काम लगातार एक दूसरे को सुझाने वाले, बताने वाले हम करते ही रहते थे, और खुश, सचमुच खुश हो जाते थे कि ये अच्छा, प्रबोध की ऐसी कहानियां। अशोक सिसरिया की आप तो जानते हो उनके बारे में। अब तो लेख की भी अशोक सिसरिया वाली किताब मैंने संपादित की है अरविंद मोहन के साथ, जिसमें संजय का, और जिसमें और भी बहुत लोगों, पूर्ण नारायण जी की बड़ी मदद रही है कहानियां जुटाने में। तो बराबर एक सहयोग। अब प्रबोध को भी देखिए, कभी भी मिल रहे हों, बरसों बीत जाए, पर एक दूसरे से मिलते ही लगता था कि अच्छा, हम हैं एक दूसरे के लिए। तो एक दूसरे के लिए होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आज देखिए, अपने बारे में भी सोचता हूँ, एक तरह से तो मैं अकेला ही हूँ। मतलब मेरी पत्नी भी 15 मई को चली गई, पिछले साल 2020 में मेरी बेटी चली गई। अब वो जो लड़की हमारे साथ रहती थी, बच्ची की तरह रहती थी, मेरे साथ है, और हम है, वो सुबह कॉलेज चली जाती है, और मैं, फिर वो लौटती है शाम को 7, 7:30 बजे। मैं दिन में जब बाहर कहीं नहीं निकल रहा होता तो क्या कहाँ होता, कुछ लिखने पढ़ने में, चित्र बनाने में, और इन्हीं सब मित्रों की याद करने।
एक दूसरे अभी भी उनके बारे में पूछने में कुछ कोई प्रसंग आ गया तो बहरहाल इसलिए भी याद कर रहा हूँ, बहुत से जुड़ी हुई बातें याद कर रहा हूँ कि हमारी मैत्री ऐसी। प्रबोध वहां चले गए गुड़गांव, कभी कभी फोन पर बात होती पर बहुत कम, लेकिन खबर तो बराबर मिलती। और खबर देखिए ये भी कि अब मैं कलकत्ता तो बाद में ठहरने लगा था, जब संस्थाएं कुछ ज्यादा बुलाती थी या किसी ने कहीं व्यवस्था कर दी है होटल की, या मेरी व्यवस्था ही कुछ ज्यादा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर अमुक जगह रहूंगा तो मैं उस गैलरी के पास रहूंगा जहाँ के लिए मैंने शो क्यूरेट किया है। नहीं तो मैं शो जी के साथ ही ठहरता था बरसों बरस। और वो लेने आते थे मुझे, उसका किस्सा सुना ही चुका हूँ। आज सोच कर देखिए कितना आनंद आ रहा है। एक अशोक सिकसरिया मेरा सूटकेस लिए हुए, और वो अजीब सा दृश्य था। और फिर मैं उनको टोकता नहीं था, मैं ऐसे अपने हाथ में ऐसे करके मैं कहा चलो तुम ही ले लो, ऐसा भाव रहता था। फिर वो तो ये अशोक जी के बारे में तो बहुत सारी बातें मैं शेयर कर चुका हूँ। वो तो हमारे जीवन में इस तरह से हैं, और उनके उनके होने के नाते ये सारे लोग, क्योंकि उनका वो उनकी उनकी और भी हम लोगों से बहुत इस मामले में वो बहुत बहुत आगे, कि जो उनके संपर्क में आया उससे उनका संपर्क फिर कभी नहीं टूटा, वो कहीं रहे। प्रबोध का बेटा उनके यहाँ आकर रहा, शायद बालेश्वर जी ने कल याद की हो इसकी, कल परसों जब भी वो बोले अर्जुन की, तो मैं पहुंचता था, फिर वो प्रबोध का बेटा मिल जाता था। फिर कोई वहां और बैठा होता था, हमारे अशोक जी कुछ बताते थे, ये कोई कोई चिट्ठी लिख देते थे, जैसे आलो आधारी देखिए, बेबी हालदार की। फिर ये सब खबरें, क्योंकि मैं शंकर घोष जी से मैं जुड़ा हुआ था, तो अशोक जी ने मुझे बताते हैं कि अरे शंकर घोष जी आलो आधारी की बंगला संस्करण की क्या लिखने को तैयार हो गए। मैं बड़ा खुश हो गया। और वो अभी जब भी शंकर घोष जी से मैं मिलता था, हमारी बात आलो आधारी पर भी इस प्रसंग से भी होती। तो कितने लोग याद आ गए। दर्पण जी आप कितना अच्छा करते हो, मुझे बुला लेते हो, और मैं ये सब इन्हीं यादों में डूब जाता हूँ। कुछ भूली बिसरी यादें, पर कहाँ बिसरी, वे दिन दूर दूर चले गए हैं। अब लगता है कि पास में ही तो है, सब याद कर रहा हूँ। तो प्रबोध के बारे में ये कहना, अब मैं कुछ आखिरी, मैं जानता हूँ कि ज्यादा बहुत सारी चीजें मैं शेयर कर चुका हूँ, और हो सकता है कुछ बोलूंगा तो दोहराऊंगा। हालांकि बातें तो मित्रों के बारे में आप घंटों कर सकते हो। जैसे मैं शुभ सचमुच मानता हूँ कि अशोक सिसरिया के बारे में मैं 2-3 दिन तक लगातार ही बोलता जा सकता हूँ। और इसी मित्र मंडली के बारे में, जितेंद्र के बारे में, प्रबोध के बारे में, महेंद्र मेरे बड़े अच्छे, जब से गए हैं तब से फिर दिल्ली में बड़ा अकेला लगता है। दूर बैठे हुए जनकपुरी में, मैं नोएडा में, महेंद्र हैं, सोपती जी के होने तक, जब तक सोपती जी भी रही। मुझे एक दिन मराठी से कह रहा था, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं अकेला। सोपती जी का होना हमारे लिए ऐसा था। और फिर देखिए प्रबोध के प्रसंग से भी फिर कह रहा हूँ, तो आपने पढ़कर सुनाया कि हम सब लोगों को ये लगता था कि हम हमारे पास एक ऐसी छत्र छाया कि हम कभी भी जाकर उससे अपना दुख सुख बता सकते हैं, उसको हम अपने मन को हल्का कर सकते हैं, सिर्फ वो सलाह ही ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें खाली साथ बैठ जाए तो लगता था कि बस हम धन्य हुए। ऐसे लोग रहे हैं हमारे जीवन। तो लम्हे का जिक्र भी होना चाहिए, मैं थोड़ा सा किया, क्योंकि प्रबोध की यादों को स्वयं इन्हीं सारी बातों को, लगभग इन्हीं सारी बातों को शर्मिला से बात करते हुए मैंने साझा की। और उसमें कितने लोगों ने लिखा है, मतलब पहले, और उस लम्हे के तो की तो इसलिए याद इसलिए भी की जानी चाहिए कि पूरे यह जो परिवार रहा, प्रेमचंद परिवार, जिसके एक सदस्य, प्रमुख सदस्य आपको मान सकते हो कि वो भी तो उन लोगों में है ना। और प्रेमचंद जी के परिवार से देखिए बाद में लिखने वालों में कौन बचे, ये लिखने वालों में कौन जाने जाते हैं, क्यों जाने जाते हैं, और उन्होंने स्वयं कितने सुंदर काम। तारा राय प्रेमचंद जी की पोती, प्रबोध कुमार है प्रेमचंद जी के नाती, दोनों ही कहानीकार। क्या सुंदर उनकी कहानियां इन दोनों।
सारा से भी भेंट होती है। यहाँ उसका जहाँ मैं रहता हूँ पार्श्वनाथ प्रेस्टीज में, उसका एक हिस्सा सृष्टि, वहाँ सारा का एक फ्लैट है, सारा और असलम का। कभी-कभी वो लोग आते हैं, सुबह मैं पार्क में टहल रहा होता हूँ, तो अचानक सारा मिल जाती है। असलम तो नहीं टहल रहे होते, पर सारा आती है मतलब वो मॉर्निंग वॉक के लिए। तो फिर ऐसे ही इन्हीं दिनों की बातें होती हैं, तब कभी श्रीपत जी की बात हुई, कभी तो ये हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य रहा है। अब तक जो लोग मुझे सुन रहे हैं या मुझे पढ़ते रहे हैं या ऐसे मौकों पर सुना है, वो समझ रहे होंगे कि वो दौर क्या और हमारी मित्र मंडली क्या और हम लोग क्या थे, हमारे सारे मित्र क्या थे। तो दिल्ली के वो दिन मैं तो फ्रीलांसर रहा, विवाह कर लेने के 1 साल बाद तक 64 से 68 तक मैं दिनमान में मैंने फ्रीलांसिंग की, विवाह भी कर लिया। अब वो साहस कहाँ से आया? वो साहस इन्हीं मित्रों के कारण आया कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। ये ज़रूर समय है ना, ये नहीं कि हम कोई मदद इनसे माँगे, उनका होना मात्र ये बताता था कि नहीं कोई चिंता की बात ही नहीं, कुछ भी होगा तो हम उसको पार कर जाएँगे। पार कराए, देखिए। तो इन सब प्रबोध की इतनी यादें फिर से आ रही हैं और बहुत सारी हैं। अच्छा हुआ शर्मिला ने बात की, वो कहीं दर्ज हो गई, लम्हे वाले शशांक जिसने बड़ी मेहनत की विजय राय, ये मैं स्वीकार करता हूँ। उनके सभी शशांक बहुत अच्छे हैं। प्रबोध पर अभी और भी बातें होंगी, कोई अंतिम तो नहीं है। ये लेकिन ये भी सच्चाई है, इसको भी मैं मानता हूँ। प्रबोध को भी थोड़ा बहुत ये लगता है, क्योंकि बाकी मित्रों की चर्चा सभी की बहुत होती थी और हमारी मुलाकातों में भी कमी नहीं आई। महेंद्र प्रबोध की दोस्ती कभी गई नहीं थी, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, बल्कि महेंद्र से मुझे प्रबोध की खबरें मिलती, उनके बीच पत्र व्यवहार भी होता था दिल्ली रहते हुए, क्योंकि वो गुड़गांव में है और या फोन पर बात होती। तो महेंद्र प्रबोध का एक अलग वो था, अशोक सिसोदिया प्रबोध का एक अलग वो था, मेरा प्रबोध का एक अलग था, जितेंद्र और प्रबोध का एक अलग था, निर्मला जी के कारण अलीसिया और जितेंद्र का एक दूसरा संबंध अलीसिया और प्रबोध से बना था, क्योंकि ये लोग फिर बराबर अलीसिया के कारण और प्रबोध के कारण भी, दोनों के कारण प्रबोध के से मिलते थे, जाते थे और या कि कहीं न कहीं से एक दूसरे की खबर रखते थे। तो ये सुंदर संसार जो हमारी मित्र मंडली का, हमारी बरादरी का बना और जिसमें एक दूर दूर से पास से जुड़े रहते थे। तो बस आपको मैं आप सबको फिर से बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएँ भी देता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आज इस चर्चा में आप हमारे साथ रहे। अर्पण जी को तो रहना ही था, वो तो सूत्रधार हैं और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अर्पण जी आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रयाग शुक्ल जी, इतनी सारी बातें हमसे साझा करने के लिए। और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। विजय राय जी की चर्चा हुई, लम्ही के विशेषांक की चर्चा हुई। निश्चय ही वह एक बेहद मुश्किल काम था जिसे विजय राय जी ने संभव किया और बड़े ही शानदार ढंग से वह अंक हम सभी के पास है, हम सभी के बीच है। ऐसे ही कई और विशेषांक उनकी ओर से आए। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं और आपने समय निकाला और प्रमोद कुमार जी और उस पूरे युग को लेकर इतनी सार्थक बातचीत हो सकी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस अवसर पर विजय मोहन सिंह जी को भी याद करते हैं, आलोचक जी, विजय मोहन सिंह जी को, जिन्होंने आप पर, आपके बड़े भाई राम नारायण शुक्ल जी की कहानियों सन पर 67 के बाद की बहुत, हिंदी कहानी में। जी, हाँ जी, साठोत्तरी पीढ़ी और उसके कुछ पहले और बाद के जो उसको तमाम लोग रहे, उसको याद प्रमोद किया जाना चाहिए। जी, तो उन सब पर विजय मोहन सिंह ने विस्तार में जाकर अपनी बात रखी, उन कहानियों पर चर्चा की, जिनमें प्रमोद कुमार भी शामिल है। तो अच्छा रहा कि इस बहाने इतनी सारी बातचीत आज संभव हो सकी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रमोद कुमार जी पर यह एकाग्र जारी है। कल हम एक नई कड़ी में मिलते हैं।
और कुछ और नई बातों को सुनते हैं। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। शुक्रिया।